नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या पत्थर भी बोल सकते हैं? शायद हाँ। मध्यकालीन भारत में शासकों ने अपनी ताकत, अपनी आस्था और अपनी पूरी विरासत को पत्थरों में ही तराश दिया था, अपनी शानदार भव्य इमारतों के जरिए। तो आज हम उन्हीं शासकों और उनकी इन बेमिसाल इमारतों की कहानी को समझने वाले हैं। वो कहानियां जो आज भी हमें उस दौर की दास्तां सुनाती हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली की शान कुतुब मीनार से। करीब 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था। अब जरा इसकी पहली बालकनी के ठीक नीचे देखिए, ये जो बारीक नक्काशी है, ये जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स हैं, कमाल है ना। सोच कर देखिए उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के कारीगरों ने कैसे इस घुमावदार और कोणीय सतह पर अरबी में इतने खूबसूरत संदेश लिख दिए होंगे। ये वाकई उनकी लाजवाब कला का जीता जागता सबूत है। और इसे देखकर एक बड़ा दिलचस्प सवाल मन में आता है, आखिर उस दौर के राजा महाराजा इतनी बड़ी बड़ी इतनी शानदार इमारतें बनवाते ही क्यों थे? क्या ये सब सिर्फ रहने के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा मकसद छिपा हुआ था? तो इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि यह स्मारक बनाने की वजह क्या थी। फिर हम उस समय की हैरान कर देने वाली कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को समझेंगे। इसके बाद हम इन पत्थर की दीवारों के पीछे छिपी हुई पावर, डिवोशन और पॉलिटिक्स यानी शक्ति, भक्ति और राजनीति के खेल को देखेंगे। और आखिर में मुगल आर्किटेक्चर की उन खासियतों पर नजर डालेंगे जिन्होंने भारत की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, स्मारक बनाने के कारण। आखिर ये जो इतने बड़े बड़े और अक्सर बेहद खर्चीले कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते थे, इनके पीछे मकसद क्या था? देखिए, 8वीं से 18वीं सदी के बीच जो राजा महाराजा थे वो मोटे तौर पर 2 तरह की इमारतें बनवाते थे, और दोनों का मकसद बिल्कुल अलग था। एक तरफ थे किले, महल, मकबरे, मतलब वो जगहें जो शासकों के अपने इस्तेमाल के लिए थीं, सेफ, प्रोटेक्टेड और उनकी शानो शौकत दिखाने वाली। और वहीं दूसरी तरफ वो इमारतें थीं जो आम जनता यानी पब्लिक के लिए थीं, जैसे मंदिर, मस्जिद, तालाब, कुएं, बाजार। ये सब दिखाता था कि राजा अपनी प्रजा की कितनी परवाह करता है। और हाँ, ये जो पब्लिक के लिए काम करवाना था ना, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि ये एक तरह का पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट भी था। मतलब शासक अपनी प्रजा का ख्याल रखकर उनकी तारीफ और वफादारी दोनों हासिल करना चाहते थे। सोचिए ना, पानी जैसी बेसिक जरूरत पूरी करना या फिर इबादत के लिए खूबसूरत जगह बनवा देना, ये सारे काम उनकी लेगेसी को मजबूत करते थे और लोगों के दिलों में उनकी जगह पक्की कर देते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े बड़े स्मारक सिर्फ चाहने भर से तो नहीं बन जाते। इनको बनाने के लिए जबरदस्त इंजीनियरिंग और स्किल की जरूरत थी। तो अब बात करते हैं कि ये स्मारक आखिर बनाए कैसे जाते थे। आइए उस दौर की कुछ कमाल की कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को समझते हैं। तो 8वीं से 13वीं सदी के बीच आर्किटेक्चर में एक बहुत ही कॉमन स्टाइल का इस्तेमाल होता था। इसे कहते थे ट्रैबिएट स्टाइल या अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण। अब ये तकनीक बहुत सीधी सादी थी। 2 सीधे खंबे खड़े किए और उनके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल बीम मतलब एक क्षैतिज रख दिया, बस। छतें, दरवाजे, खिड़कियां सब ऐसे ही बनती थीं। ये मजबूत थी, भरोसेमंद थी, इसीलिए उस जमाने में काफी पॉपुलर हुई। इसका एक अच्छा उदाहरण दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इस हिस्से में दिखता है। जरा गौर से देखिए कैसे पिलर्स के ऊपर सीधे सीधे बीम रखे हुए हैं। और ये जो दाएं तरफ डायग्राम है वो इस टेक्निक को और भी साफ साफ दिखाता है। एक सीधा सिंपल स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये टेक्निक मजबूत तो थी, पर इसकी एक लिमिटेशन थी। इससे बहुत बड़े खुले हॉल बनाना मुश्किल था, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको पिलर की जरूरत पड़ती ही थी। लेकिन फिर 12वीं सदी के बाद एक रेवोल्यूशनरी बदलाव आया। एक नई और कहीं बेहतर टेक्निक इस्तेमाल होने लगी, जिसे कहते हैं आर्चवेट स्टाइल या चापाकार। इसमें क्या होता था कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर का सारा वजन एक सीधी बीम पर डालने के बजाय आर्च यानी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। इन मेहराबों के सेंटर में एक खास पत्थर होता था जिसे कीस्टोन या डार्ट कहते हैं। ये कीस्टोन पूरे स्ट्रक्चर के वजन को बड़े ही शानदार तरीके से दोनों तरफ के बेस पर ट्रांसफर कर देता था। इससे ढांचा अनबिलीवेबली मजबूत हो जाता था। इस टेक्निक का एक शाहकार नमूना है दिल्ली के अलाई दरवाजे का ये मेहराब। देखिए कितना खूबसूरत और मजबूत लग रहा है। सच कहूं तो इस स्टाइल ने आर्किटेक्चर में क्रांति ला दी थी।
इसने आर्किटेक्ट्स को ज्यादा बड़े, ज्यादा ऊंचे और बिना पिलर्स वाले विशाल कमरे और हॉल बनाने की आज़ादी दे दी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल लीप थी जिसने इंडियन आर्किटेक्चर का चेहरा ही बदल कर रख दिया। और जब टेक्नोलॉजी की बात चल ही रही है तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर की कहानी सुने बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। जरा सोचिए, मंदिर के शिखर पर यानी सबसे ऊपर 90 टन का एक पत्थर रखना था, और वो भी बिना किसी क्रेन के। तो इसके लिए आर्किटेक्ट्स ने क्या किया? उन्होंने मंदिर के टॉप तक 4 किलोमीटर लंबा एक रैंप, एक ढलान वाला रास्ता बनवाया। फिर रोलर्स की मदद से उस भारी भरकम पत्थर को ऊपर तक धकेल कर ले जाया गया, और जब काम पूरा हो गया तो उस रास्ते को हटा दिया गया। है ना उस समय की इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय, एक हैरान कर देने वाला उदाहरण। इन प्रोजेक्ट्स का जो स्केल था वो आज भी हमें हैरान कर देता है। एक मिसाल लेते हैं, जब अकबर ने आगरा का किला बनवाया तो उसके कंस्ट्रक्शन में 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वाले और 8000 मजदूर, यानी एक पूरी फौज लगी थी। ये एक छोटे मोटे शहर की आबादी के बराबर लोग थे जो सिर्फ एक इमारत बनाने में जुटे थे। तो अब तक हमने क्यों और कैसे की बात तो कर ली, लेकिन अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ हम इन इमारतों की आत्मा को समझेंगे, क्योंकि ये इमारतें सिर्फ पत्थर और चूने के स्ट्रक्चर नहीं थीं। ये पावर, डिवोशन और पॉलिटिक्स के बहुत ताकतवर सिंबल थे, जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कहे जाते थे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसे चंदेल राजा धंगदेव ने बनवाया था। देखिए, मंदिर का जो सबसे पवित्र हिस्सा होता है, गर्भगृह, जहां मेन भगवान की मूर्ति होती है, वो आम लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता था। सारे धार्मिक अनुष्ठान वहीं होते थे, और उसमें भी सिर्फ राजा, उनकी सबसे करीबी फैमिली और जो मेन पुजारी होते थे वही शामिल हो सकते थे। तो इस तरह ये पूजा की जगह होने के साथ साथ राजा की स्पेशल पोजीशन और भगवान से उनके डायरेक्ट कनेक्शन का एक बड़ा पावरफुल डिस्प्ले भी था। असल में मंदिर को दुनिया के एक छोटे से मॉडल की तरह देखा जाता था। जिस तरह एक राजा अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ राज करता है, ठीक उसी तरह मंदिर में भी मुख्य देवता के साथ उनके सहयोगी देवी देवता विराजमान होते थे। ये कुछ ऐसा था मानो राजा ने देवताओं के न्याय वाले शासन को जमीन पर उतार दिया हो। और कुछ ऐसा ही आइडिया हमें मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों में भी देखने को मिलता है। हाँ, वो खुद को भगवान का अवतार तो नहीं कहते थे, लेकिन फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान को अल्लाह की परछाई कहा गया है। दिल्ली की एक मस्जिद में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें मूसा और सुलेमान जैसे पुराने महान और न्यायप्रिय शासकों की खूबियां थी। मतलब धर्म भले ही अलग था, पर अपनी हुकूमत को एक डिवाइन अप्रूवल से जोड़ने का तरीका लगभग एक जैसा ही था। तो इसी बात से एक और बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, जब राजा एक दूसरे के राज्यों पर हमला करते थे तो वो अक्सर मंदिरों को ही अपना निशाना क्यों बनाते थे? इसका जवाब सीधा है और पूरी तरह से पॉलिटिकल है। देखिए, राजा मंदिर बनवाकर अपनी ताकत, अपनी दौलत और भगवान में अपनी आस्था का प्रदर्शन करते थे। तो जब कोई दूसरा राजा हमला करता तो मंदिर को टारगेट करने का मतलब था सीधे सीधे उसकी सत्ता के सेंटर पर हमला करना। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज था। इसका मकसद होता था कि हारे हुए राजा की इज्जत, उसका रुतबा और उसकी लेजिटिमेसी सब कुछ खत्म कर दिया जाए। चलिए, अब हम अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, मुगल आर्किटेक्चर। ये वो दौर था जिसने इंडियन आर्किटेक्चर को एक नई, एक बहुत ही ग्रैंड और सोफिस्टिकेटेड दिशा दी। मुगलों के दौर में आर्किटेक्चर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ग्रैंड और वेल प्लान्ड हो गया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसका एक बहुत ही शानदार शुरुआती उदाहरण है। यहीं पर हमें पहली बार वो दो चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं, जो आगे चलकर मुगल आर्किटेक्चर की पहचान बन गई। एक तो ये बहुत बड़ा सेंट्रल डोम यानी गुंबद, और दूसरा ये ऊंचा आर्च वाला एंट्रेंस जिसे पिश्ताक कहते हैं। मुगलों ने एक और खास चीज शुरू की जिसने उनकी इमारतों को एक बिल्कुल अलग पहचान दी, और वो था चारबाग। ये एक तरह का फॉर्मल गार्डन होता था, दीवारों से घिरा हुआ, और जिसे बनावटी नहरों से 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता था। लेकिन ये सिर्फ एक बगीचा नहीं था, ये धरती पर जन्नत यानी पैराडाइज के बाग का सिंबल था। साथ ही ये नेचर पर इंसान के कंट्रोल और शासक के व्यवस्थित राज का भी प्रतीक था।
तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। पहली बात, हमने ये देखा कि इमारतें सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थीं, बल्कि ये शासक की ताकत, उसकी भक्ति और प्रजा के लिए उसकी जिम्मेदारी का ऐलान थीं। दूसरी बात, हमने कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का एवोल्यूशन देखा, सिंपल ट्रैबिएट स्टाइल से लेकर कहीं ज्यादा एडवांस्ड आर्क्यूट स्टाइल तक का सफर। तीसरी बात, हमने ये समझा कि आर्किटेक्चर एक पावरफुल पॉलिटिकल टूल था। मंदिरों का बनना और टूटना दोनों ही सत्ता के खेल का हिस्सा थे। और आखिर में हमने देखा कि कैसे मुगलों ने सिमेट्री, बैलेंस और चार बाग जैसे नए कॉन्सेप्ट्स को लाकर इंडियन आर्किटेक्चर को एक नया डायमेंशन दिया। और जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, जिस तरह हमने आज पुरानी इमारतों से उस दौर को समझा, वैसे ही जरा सोचिए आज के हमारी ये गगनचुंबी इमारतें, ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, हमारे घर, ये सब भविष्य को हमारे समाज के बारे में, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में और हमारे कल्चर के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।